रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, कई बार समाज में कुछ इस तरीके की घटनाएं होती हैं जो हमें बड़ी सीख देती हैं, और कुछ घटनाओं से अगर हम सीख ना लें तो ये हमारी कमी भी है। जिस तरीके से आज के समाज में घटनाएँ बढ़ रही हैं, इसके पीछे रीज़न यही है कि हम लोग कहीं ना कहीं सतर्क कम रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिन चीज़ों को हमने कहीं ना कहीं इग्नोर किया है, और इस वजह से जो हमारे परिवार में, हमारे समाज में जो घटनाएं हैं वो आम हो गई हैं। और आज की जो घटना मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, ये घटना भी इस बात का जीता जागता उदाहरण है। कैसे एक परिवार जो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहा था, लेकिन महज एक छोटी सी गलती की वजह से उनका जो हंसता खेलता परिवार होता है वो एकदम से उजड़ जाता है, उनके परिवार में मातम हो जाता है। और दोस्तों, जब उसके बाद में उस पूरी घटना का खुलासा होता है कि आखिरकार इस परिवार के दर्द के पीछे की, तकलीफ़ के पीछे की वजह क्या है, तो यकीनन दोस्तों, जब समाज के सामने प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से, जब न्यूज़ के माध्यम से ये खबर चारों तरफ फैली तो हर कोई हैरान था और हर कोई यही सोच रहा था कि पहली बात तो इस परिवार के साथ में गलत ही हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो परिवार था इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार था। तो पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, बात करूं अगर मैं आज की घटना की, तो आज की घटना की असल में शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से, और इसी मध्य प्रदेश में एक ज़िला लगता है सागर ज़िला, और इसी सागर ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है। इस थाने का नाम है मैकोरनिया थाना। ये जो मैकोरनिया थाना है, इसी मैकोरनिया थाने के अंतर्गत एक जगह लगती है, एक गाँव लगता है जो कि कस्बा टाइप है, सेमरा गांव, सेमरा बाग। और ये जो सेमरा बाग है, यहीं पर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में कामता प्रसाद, उम्र लगभग 65 साल के आसपास है। इनकी पत्नी शांतिबाई, उम्र लगभग 60 साल के आसपास है। भरा पूरा परिवार है। उन्होंने अपने घर में नीचे के फ्लोर में ये खुद रहा करते थे, बच्चे वगैरह रहा करते थे, और ऊपर का एक फ्लोर था। उस फ्लोर में जो कामता प्रसाद और उनकी पत्नी शांतिबाई और कुछ किराएदार वगैरह रहा करते थे। सारी ही चीज़ें इस परिवार के लिए बहुत बढ़िया चल रही थी, एक्यूरेट चल रही थी। परिवार को किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। परिवार के जो बुज़ुर्ग व्यक्ति थे, यानी कामता प्रसाद और उनकी पत्नी शांतिबाई, ये ऊपर रहा करते थे। बगल वाले कमरे में एक किराएदार रहा करता था, और बाकी परिवार के जो बच्चे कच्चे थे वो नीचे रहा करते थे अपनी फैमिली के साथ में। अब दोस्तों, सारी ही चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी, लेकिन इसी बीच में इसी मंगलवार को तकरीबन शाम के 6 से 7 बजे के आसपास, यूँ कहें 5 से 6 बजे के आसपास, ये जो कामता प्रसाद होते हैं अपनी पत्नी शांतिबाई को लेकर तुरंत ज़िला अस्पताल पहुंचते हैं। ज़िला अस्पताल लेके पहुंचते हैं, और जब ज़िला अस्पताल में डॉक्टर शांतिबाई को देखते हैं तो देखने के बाद में उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। दरअसल जो शांताबाई थी, उनका पूरा जिस्म ठंडा पड़ चुका था, जिस्म में किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं थी। उसके बाद में डॉक्टर जो होते हैं वो कामता प्रसाद और उनके बच्चों से पूछते हैं कि इन्हें क्या हुआ है, किस अवस्था में तुम लेके आए हो। तो बाकी के फैमिली वाले लोग बताते हैं, कामता प्रसाद जो था वो भी बताते हैं कि मंगलवार हम सब लोग नीचे थे और जो शांतिबाई थी ये ऊपर थी। और उसी समय जैसे ही हम लोग 5-6 बजे के आसपास पहुँचे तो ऊपर उस समय कोई भी नहीं था। जो किराएदार थी वो भी नीचे थी, जो हमारा पोता वगैरह था वो भी नीचे था, सारे ही लोग नीचे थे। लेकिन जैसे ही हम लोग शांतिबाई के कमरे में पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि ये बेड पर बेसुध पड़ी हुई हैं। जिस्म जैसे लकड़ चुका है, अकड़ चुका है पूरी तरीके से। जो परिवार के फैमिली के लोग थे वो शांतिबाई को हिलाने डुलाने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी इस परिवार वालों को ऐसा लगा कि शांताबाई के साथ में कुछ ना कुछ तो हो गया है। इसलिए हम लोगों ने कुछ भी ना देखा, ना कुछ सोचा, हम लोग सीधा हॉस्पिटल लेके आ गए। आज डॉक्टर बहुत ही बारीकी से चेक करते हैं, तो चेक करने के बाद में पता चलता है कि जो शांतिबाई हैं उनके गले पर किसी रस्सी का निशान है। यानी देखने से प्रतीत हो रहा था जो बॉडी का जो एक तरीके से प्री एग्जामिनेशन किया गया था, उससे ये पता चल रहा था कि शांताबाई के गले पर रस्सी का निशान है, और शायद दम घुटने की वजह से इनकी मौत हुई है और किसी ने गला दबाकर इनकी हत्या की है। लेकिन परिवार वाले लोग कह रहे थे कि वो तो अपने कमरे में बस आराम कर रही थी, और उसके बाद हम लोग गए तो वो इस अवस्था में मिली। ना किसी संदिग्ध के आने का कोई पता, ना किसी संदिग्ध का वहाँ से कोई जाने का पता। घर में ना कोई दुश्मनी, ना कोई कलेश, अचानक से कैसे ऐसे। बहरहाल जो डॉक्टर होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि जो परिवार वाले हैं शायद ये हमें घुमाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कुछ अलग ही कहानी बता रहे हैं।
इसलिए डॉक्टर की जो एक टीम होती है उसमें से पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर दिया जाता है और पुलिस स्टेशन में कॉल करने के बाद में बताया जाता है कि एक बुज़ुर्ग महिला है, उम्र लगभग इसकी 60 वर्ष के आसपास है। इसके परिवार वाले इस महिला को लेकर आए हुए थे, लेकिन ये जो महिला है इसकी मौत हो चुकी है। और मौत हो भी क्यों ना, क्योंकि ये महिला को मृत ही यहाँ पर लेके आए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस महिला की गर्दन पर किसी रस्सी या फिर फंदे का निशान है। अब जैसे ही पुलिस वाले ये बात सुनते हैं कि डॉक्टर इस तरीके से बता रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर इस तरीके की एक महिला हुई है जो कि मृत है, और उसके घर वाले बोल रहे हैं कि वो कमरे में बस सोई हुई थी, आराम कर रही थी, जबकि डॉक्टर ये भी बता रहे हैं कि उसके गले पर निशान है। लिहाजा जो पुलिस की एक टीम होती है वो तुरंत मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद में जो डेड बॉडी थी उसकी बहुत ही बारीकी के साथ में समीक्षा करती है। तो जो डॉक्टर ने बात बताई थी वो 100% सच थी। ये जो महिला थी इसके गले पर निशान था, वृद्ध महिला थी। अब वृद्ध महिला की किसी से क्या दुश्मनी, क्या रंजिश। पुलिस वाले जो थे वो परिवार वालों से पूछताछ करते हैं क्या कुछ हुआ था, क्या परिवार में किसी का आपस में कोई झगड़ा हुआ था, या फिर तुमने ही इस महिला को मार कर यहाँ पर लेके आए हो। लेकिन परिवार वाले कहते हैं कि साहब, ना तो उस दिन घर में कोई झगड़ा हुआ था और ना हमने किसी ने इस महिला को मारा है। अब जैसे ही परिवार वाले ये बात कहते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि इस महिला की मौत अगर फांसी का फंदा लगाकर या फिर इसकी गला दबाकर इसकी हत्या की गई है तो ये बातें पोस्टमार्टम में क्लियर होंगी। लिहाजा पुलिस वाले अब डेड बॉडी का पंचनामा करने के बाद में सीधा इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगते हैं। अब जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को देखने के बाद में ना कि पुलिस वाले बल्कि घर वालों के पांव तले से भी ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल ये जो वृद्ध महिला थी शांताबाई, उम्र 60 साल के आसपास थी, इसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। अब इस तरीके की जब खबर आती है घर वालों को भी ये बात पता चलती है, पुलिस वालों को भी ये बात पता चलती है। पुलिस वाले लगातार घर वालों से पूछताछ कर रहे थे क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ हुआ था। लेकिन घर वाले ये सोच सोच कर परेशान थे कि आखिरकार इस वृद्ध महिला की हत्या किसने कर दी। ना घर में किसी से कोई दुश्मनी थी, ना कोई कलेश था, ना कोई झगड़ा था, ना कोई ऐसा संदिग्ध आया गया, ना कोई लूटपाट का मामला, दिन का मामला। भला किसने हत्या कर दी। अब पुलिस वालों के सामने जो घर वाले थे वो जो कुछ बता सकते थे वो कुछ उन्होंने बताया, लेकिन पुलिस वालों को संदेह कहीं ना कहीं घर वालों पे ही था। इसलिए पुलिस वाले अब सख्ती के साथ में घर वालों से पूछताछ करते हैं। घर वालों से पूछते हैं कि इस घर के अंदर कौन कौन रहता है। तो जो घर वाले थे पुलिस वालों को बारीकी से उस पूरे घर का मुआयना कराते हैं। बताते हैं कि नीचे का जो फ्लोर है उस नीचे के फ्लोर पर हमारे बेटे वगैरह रहते हैं अपनी पत्नियों के साथ में, और जो ऊपर वाला फ्लोर है इस ऊपर वाले फ्लोर पर तकरीबन 3 से 4 कमरे हैं। एक कमरे में दंपति कामता प्रसाद उम्र 65 साल, शांताबाई उम्र लगभग 60 साल, ये दोनों रहा करते हैं। बाकी ये जो कमरे हैं वो इन्होंने किराए पर उठा रखे हैं। जो महिला है, जिस महिला को किराए पर कमरा दिया है, उस महिला की उम्र तकरीबन 40 साल के आसपास है, ललितपुर की रहने वाली है, और इसके जो पति हैं वो ट्रक ड्राइवर हैं, अक्सर बाहर रहते हैं। तो ये महिला अकेली रहा करती थी, तो हमने इसे ही कमरा दे दिया। लिहाजा उसके बाद में जब पुलिस थी इस पूरे मामले की जब छानबीन करती है कि किस समय पर हत्या हुई थी, किस समय पर नहीं हुई थी, तो पता चलता है कि दिन में तकरीबन 12:30 बजे के आसपास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया था कि हत्या हुई थी। तो पुलिस वाले अब घर वालों से ये पता करते हैं कि 12:30 बजे के आसपास घर के सारे लोग कहाँ थे। अब जब ये पुलिस वाले पूछते हैं तो घर के लोग बताते हैं कि बाकी के जो महिला थी उसके बच्चे भी बाहर खेल रहे थे, और जो कामता प्रसाद थे ये भी नीचे थे। शांतिबाई ऊपर थी, ऊपर एक किराएदार था, और ऊपर एक जो किराएदार थी वो थी, और ऊपर एक उनका एक पोता था जिसकी उम्र 17 साल के आसपास थी। लेकिन 12 बजे के आसपास की ये बात है, बाकी के 1 बजे के आसपास ये सारे लोग भी नीचे आ गए थे। बाकी हम लोग 5 बजे के आसपास गए हैं। यानी पुलिस वालों को ये यकीन हो चुका था कि इस महिला की हत्या करने के बाद में ही ये लोग नीचे आए थे। यानी शक जो पुलिस का जाता है वो पोते के ऊपर तो नहीं जाता है, लेकिन जो महिला किराए के मकान लेकर यहाँ पे किराए का रूम लेकर रह रही थी उसके ऊपर पुलिस का शक चला जाता है। पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो उस महिला की बातें भी थोड़ी सी इधर से उधर होती हैं। लिहाजा पुलिस उस महिला को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस थाने पहुंचती है, और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में इस महिला से सिर्फ एक ही सवाल करती है कि बताओ तुमने इस वृद्ध महिला की हत्या क्यों की, भला तुम्हारी इससे क्या दुश्मनी थी। तो शुरुआत में तो ये 40 साल की महिला अपने आप को बचाने की, अपने आप को डिफेंड करने की हर संभव कोशिश करती है, पुलिस को गुमराह करने की लगातार कोशिश करती है। लेकिन जब पुलिस वाले इसके ऊपर सख्ती दिखाते हैं तो ये पुलिस वालों के सामने टूट जाती है, और टूटने के बाद में एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनने के बाद में हर कोई हैरान था, परेशान था। दरअसल ये महिला बताती है कि 6 साल पहले हम लोग इसी जगह पर आए थे, जो कि मैकोरिया थाने के समेरा बाग जो इलाका है यहाँ पर हम लोग आए थे
पति के साथ में। पति ट्रक ड्राइवर था, हम लोग को किराए के लिए कमरा चाहिए था। तो उसके बाद में किसी ने बताया कि कामता प्रसाद के मकान में ऊपर वाले फ्लोर पर एक कमरा खाली है। हमने आके कामता प्रसाद से बात की तो कामता प्रसाद ने हमें किराए का कमरा जो था वो दे दिया। अच्छा, वैसे कामता प्रसाद अपना कमरा किसी को किराए पर देते भी नहीं थे, लेकिन यहाँ पर पता चला कि जो पति है वो ट्रक ड्राइवर है, अक्सर बाहर ही रहता है। तो परिवार के अंदर अगर एक महिला रहेगी तो वो सुरक्षित भी रहेगी, इसलिए घर परिवार वाले कमरा दे देते हैं। अब ये जो महिला थी, जब इसका पति किराए जो ट्रक ड्राइवरी करता था वो ट्रक ड्राइवरी के लिए चला जाता है, तो अक्सर ये महिला घर पे ही रहा करती थी। और इसी बीच में कामता प्रसाद का एक पोता, जिसकी उम्र तकरीबन 17 साल के आसपास थी, वो अक्सर ऊपर आया जाया करता था और उसके बच्चों में अक्सर बैठा कैठा करता था, जो महिला किराएदार थी। अब इसी बीच में वो जो महिला 40 साल की थी, उसके 17 साल के उस लड़के के साथ में रिश्ते बन जाते हैं। ज़रा सोचिए दोस्तों, एक महिला 40 साल की है और 17 साल के लड़के के प्रति वो अट्रैक्टिव हो जाती है। उसके बाद में इन दोनों के बीच में जब अवैध संबंध बनते हैं, उसके बाद में उसी घर के अंदर, उसी कमरे के अंदर शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाते हैं। और पिछले 6 महीनों से इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो फिर रुकने का नाम नहीं लेता है। आए दिन इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते रहते हैं, आए दिन ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। पति अक्सर ट्रक ही चलाता था तो वो बाहर ही रहा करता था घर पे। बाकी जो महिला थी वो 17 साल के लड़के के साथ में आपत्तिजनक रिश्तों में थी और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाया करती थी। लेकिन इसी मंगलवार को जब 12 बजे के आसपास इस महिला के दोनों बच्चे बाहर खेल रहे थे, बाकी के घर परिवार वाले भी बाहर थे धूप में, तो उसी समय ये जो वृद्ध महिला थी, शांताबाई जिसका नाम है, ये अपने कमरे से जब निकलती है तो देखती क्या है कि सामने वाले कमरे में उसका पोता और उसकी जो किराएदार महिला है, ये दोनों आपत्तिजनक स्थिति में है और दोनों बिना कपड़ों के एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बना रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखकर जो शांतिबाई थी, जो देखती है कि उसका 17 साल का पोता एक 40 साल की अधेड़ उम्र, 40 साल अधेड़ी बोलेंगे एक 17 साल के लड़के के लिए, उसके साथ में आपत्तिजनक हालत में है। शांतिबाई आग बबूला हो जाती है, अपने पोते को काफ़ी ज़्यादा डांटती है, इस महिला को भी काफ़ी ज़्यादा गाली पकड़ी देती है और उसके बाद में कहती है कि तुम्हारा भांडा फोड़ करूँगी, घर वालों को बताऊँगी। अब जैसे ही शांतिबाई इन दोनों को धमका कर नीचे जाने के लिए, उतरने के लिए जा ही रही होती है कि उस समय पीछे से ये 40 साल की जो महिला किराएदार थी ये उससे पकड़ लेती है और उसके बाद में अपने उस 17 साल के प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर देती है। और उसके बाद में हत्या करने के बाद में ये लोग अपने कमरे से उस शव को निकाल कर महिला, जो वृद्ध महिला थी, उसके कमरे पर बेड पर डाल देते हैं और जाकर नीचे वैसे ही हो जाते हैं कि जैसे इन्हें कुछ पता नहीं था। लेकिन दोस्तों, जब इस पूरी घटना का खुलासा हुआ तो लोग बड़ा हैरान थे। लोग सोच रहे थे कैसे एक 17 साल के उसके पोते को एक 40 साल की महिला ने अपने प्रेम जाल में फंसाया और जिसकी वजह से एक वृद्ध महिला शांताबाई, जिसकी उम्र 60 साल थी, उसकी मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, ये कहानी एक बहुत बड़ी सीख भी देती है। हमें अपने घर के अंदर किराएदार रखते समय बहुत चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम उस घर को किराए पर दे रहे हैं जिस घर में हम ही रहते हैं, तो वो फैमिली बहुत ज़्यादा जान पहचान की, बहुत ज़्यादा सही फैमिली होनी चाहिए और उसका पति और उसके बच्चे भी उसके साथ होना चाहिए, तब तो हम दे सकते हैं। अन्यथा अगर खाली पुरुष हो तब भी घर नहीं देना चाहिए, अगर खाली महिला हो तब भी घर नहीं देना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। और कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, जो कल के दिन कमेंट्स थे, इसमें शीलनिधि हैं लिखते हैं, लाइव पर हम ना आ सके, आपके विचार करने की चाह थी, शाबिज भाई आगे ज़रूर ध्यान रखना। तो शीलनिधि जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बताया कि आप लाइव नहीं जोड़ सके, तो आगे जब भी मैं लाइव आऊँगा तो 2-3 दिन पहले आप लोग को बताऊँगा। सतबीर सिंह है लिखते हैं, कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से सुनते हैं, तो भाई आपका बहुत शुक्रिया। नक्षत्र सिंह लिखते हैं, मलिक भाई साहब नमस्कार। भाई साहब, आपकी हर स्टोरी एक सबक मिलता है, सदा आप ऐसे ही स्टोरी सुनाते रहें, आपकी स्टोरी सुनकर हम सभी को सीख मिलती है। नक्षत्र सिंह जी मेरे भाई, आपका बहुत शुक्रिया। साजिद जी हैं लिखते हैं, वेल एक्सप्लेन, तो भैया बहुत शुक्रिया। रिजवान अंसारी हैं लिखते हैं, नाइस स्टोरी मलिक भाई, तो रिजवान अंसारी जी आपका शुक्रिया। दिल बहादुर सिंह हैं लिखते हैं, वेरी नाइस स्टोरी, थैंक यू मिस्टर मलिक, तो दिल बहादुर सिंह जी आपका शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, नाइस स्टोरी छोटे भाई, तो हसीबुल अंसारी जी आपका बहुत शुक्रिया। जावेद अंसारी लिखते हैं, सॉरी भाई कल मैं आपके लाइव से नहीं जुड़ा, अगली बार ज़रूर जुड़ूंगा, सलामत रहिए। जावेद अंसारी जी, मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार आपको जोड़ पाऊँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था लेकिन फिर भी आप ना आ सके, शायद कुछ बिजी काम रहा होगा। पीके शर्मा है लिखते हैं, नमस्कार सर जी, स्टोरी बहुत अच्छी है, तो पीके शर्मा जी नमस्कार, आपका शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा है लिखते हैं, नमस्कार भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं, तो सुरेंद्र कुमार जी नमस्ते भैया, आप ठीक हैं। स्टेटस फॉर यू हैं जो दुआ करते हैं, हार्ट बनाते हैं, लाइक करते हैं, बहुत शुक्रिया। एक खान है लिखते हैं, शाबिज भाई अस्सलाम वालेकुम, आज के ज़माने में किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, सलामत रहें, तो वालेकुम सलाम एक खान जी आपका शुक्रिया। मंसूरी भाईजान है लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, भाई जी माफ़ करना कल आपके लाइव में हम नहीं जुड़ पाए। मंसूरी भाईजान जी वालेकुम सलाम।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बताया कि आप नहीं जुड़ पाए थे। तो अगली बार कोशिश करना कि जब भी मैं लाइव आऊँ तो आप जुड़ें। हारून अंसारी लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, आपकी कहानी मैं दुबई से सुनता हूँ, कुशीनगर का रहने वाला हूँ। तो हारून अंसारी जी वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दुबई से हमारी कहानी सुनते हैं। मोहम्मद रियाज हैं लिखते हैं, हम भी नहीं आए थे, बताइए सर कब आप लाइव आएंगे। नाइस स्टोरी सर जी, हम भी बिहार से हैं। तो मोहम्मद रियाज जी, मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार जब लाइव आऊँ तो आपको बताऊं सब लोगों को 2-4 दिन पहले से। तो मैं अभी से आप लोगों को बताना चालू कर देता हूं कि ये जो महीना है इसका जब मंथ लास्ट होगा तो लास्ट वाले दिन, जो लास्ट तारीख होगी मंथ की, उस दिन हम लोग लाइव आएंगे। राजेंद्र कुमार हैं लिखते हैं, भाई साहब नमस्कार। तो राजेंद्र कुमार जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में सोहन लाल सेतिया हैं लिखते हैं, नमस्कार। तो भैया नमस्कार जी। उसके बाद में मोहम्मद आमिन हैं लिखते हैं, भाई सलाम वालेकुम। तो भाई वालेकुम सलाम। आजिद एजाज़ आदिल हैं लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे पास दुबई की क्राइम स्टोरी है, उस पर आप वीडियो बनाओ। तो एजाज़ आदिल जी वालेकुम सलाम। एजाज़ आदिल जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे वो स्टोरी सेंड कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को मेरे चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। राजेश हैं लिखते हैं, कल हम लाइव नहीं आ सके थे भैया। तो राजेश जी माफ़ कीजिएगा मुझे कि मैंने इस समय को चुना जिस समय आप ना आ पाए। तो अगली बार आप ध्यान रखिएगा, महीने के लास्ट में हम लोग लाइव आएंगे। उसके बाद में नसीर अहमद लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शावेज़ भाई, सॉरी भाई कल बहुत बिजी हो गया था, शाम को घर आने में देर हो गई थी, फिर भी गल्फ़ में जॉब करे, आइडिया है आपको काम कैसे अचानक आ जाता है। मैं मस्कट ओमान के टाइम 10:40 घर आया था, इंडिया के लगभग 12 बजे होंगे, तो टाइम डिफरेंट होता है। 1:30 का कोई फ़र्क है, 1 घंटा 30 मिनट का कुछ फ़र्क है। वंस गिवन स्टोरी इन सहा, इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम होगी आपसे मुलाकात, कोशिश तो बहुत है आपसे मिलने की। तो नसीर अहमद जी, मैं कोशिश करूंगा कि अगले बार जब आऊँ तो आप सब लोग हो जाएं, चाहे भले ही उसके लिए मुझे अपनी बाहर की ऑडियंस को ध्यान में रखे टाइम चुनना पड़े। लाइक अब्बास लिखते हैं, लाइव मैंने मिस किया था, मैं पापा की तबीयत ख़राब थी इसलिए मिस हो गया। लाइक अब्बास गुलिस्तान आज बागपत यूपी से। तो लाइक अब्बास कोई बात नहीं, आप अपने माँ का अपने पिता का ख्याल रखें, और हम भी दुआ करते हैं कि आपके पिता बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएं। उसके बाद में गोंडनवाल लिखते हैं, आज का इंसान अब इंसान नहीं रहा, बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद में ऑल द वे ऑफ नागालैंड की हूँ ऊँची। तो ये हमारे भैया नागालैंड से सुनते हैं। दी वेरेस्टर लिखते हैं, कभी ना ख़त्म होने वाली वासना इंसान को जेल भेज सकती है। दी वेरेस्टर जी आपका शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं लिखते हैं, दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। रेणु सुनील त्यागी शियाना बुलंदशहर से। एमडी कासिम हाय बोलते हैं। HK ही हूँ करके लिखते हैं, आई वॉज नॉट इन लाइव। तो ये भैया भी लाइव में नहीं आए थे, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, आज की कहानी भले ही छोटी थी, कमेंट्स भले ही ज़्यादा थे, लेकिन मैं इस कहानी को इसलिए आप लोगों को सुनाना चाहता था क्योंकि आजकल जो किराए पर रखने का चलन है ये बहुत ज़्यादा है, और अनगिनत जो क्राइम हो रहे हैं ये किराए वाले जो लोग होते हैं उनके साथ भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो महिलाओं के साथ में अवैध संबंध मकान मालिक कर लेता है, तो इस तरीके से भी चीज़ें हो जाती हैं। या फिर घर की कोई महिला होती है तो वो किराएदार के साथ में संबंध बना लेती है। तो इस तरीक़ों की चीज़ों का ध्यान रखने के लिए हमें किराएदार को रखते समय बहुत सारी चीज़ें परखना ज़रूरी है। बहरहाल दोस्तों, आज की ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट्स करके बताइएगा। मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।